हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। हम लोग आज पेपर 2 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा 5 6 जो भी हो पाएगा, जितना भी 6 7 8 9 10 तक उतना हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मिनिमम 5 to 6 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आई थिंक जितना फिर हो सकेगा उतना ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ पे भी काम चल रहा है, तो इसीलिए वीडियोस को भी थोड़ा सा लॉन्ग ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होना है। ओके, तो चलिए हम इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो है पाठ्यक्रम का आशय, प्रकृति, अवधारणा तथा मूल तथा प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, मतलब मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम एंड कोर एंड हिडन कैरिकुलम। ओके, हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के निमित्त कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर जो अनुभव, ज्ञान, क्रिया करने की सीख देता है, वे सभी किसके अंग बनते हैं। इसका मीन ये है कि अगर एक बालक जो है विद्यालय के अंदर जो एक्टिविटीज़ करता है और जो वहाँ बाहर जो एक्टिविटीज़ करता है, वो सभी जो सीखने की जो लर्निंग के प्रोसेस होता है उनका, वो सभी किसके अंग बन जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर ए, पाठ्यचर्या के, ठीक है। पाठ्यचर्या को सेकंड नंबर है कि पाठ्यचर्या को और किन नामों से संबोधित करते हैं। पाठ्यचर्या मतलब कैरिकुलम, कैरिकुलम को हम और किन नामों से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ये है सी, मतलब ए और बी। सिलेबस भी कहते हैं उसको और कोर्स ऑफ स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पाठ्यचर्या शब्द किस भाषा से बना है, पाठ्यचर्या जो कैरिकुलम शब्द है ये किस भाषा से बना है। तो इसका जो राइट आंसर ये है कि लैटिन भाषा से कैरिकुलम वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या, कैरिकुलम का अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर ये है कि दौड़ का रास्ता और दौड़ का क्षेत्र, मतलब रनवे। कैरिकुलम का अर्थ क्या होता है, रनवे और रेस कोर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस या फिर कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब इसको हमारे नामों से भी जानते हैं। ये एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को एक डेस्टिनी, मतलब एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तय करने के लिए करना पड़ता है। तो ये किसने स्टेटमेंट बोला है, ये बोला है ब्रूवेकर ने। ओके, किसने कहा है ये स्टेटमेंट, ब्रूवेकर ने। नेक्स्ट हमारा जो है कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। फिर से, शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन हम परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाते हैं उसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं। ये किसका कथन है, ये कथन है रॉबर्ट यूलिच का। ओके, किसका कथन है, रॉबर्ट यूलिच का। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पाठ्यचर्या के लिए हम कैरिकुलम, सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डी, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या में किससे संबंधित तथ्य स्पष्ट होते हैं। पाठ्यचर्या में किससे संबंधित तथ्य स्पष्ट होते हैं। तो इसका जो इसका जो ऑप्शन है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब जो पाठ्यचर्या में जो भावनाएं, जो चीज़ें होती हैं उनको हम ज्ञानात्मक में व्यक्त करते हैं, भावात्मक के वे में व्यक्त करते हैं और क्रियात्मक वे में व्यक्त करते हैं। ओके, फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या विद्यालय में वर्ष भर विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय की निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों या शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से पाठ्यचर्या की ज़रूरतों को पूरा करेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझना है क्वेश्चन को कि पाठ्यचर्या विद्यालय में वर्ष भर, जो पाठ्यचर्या है विद्यालय में वर्ष भर विभिन्न विषयों में शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस एक प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से पाठ्यचर्या की जरूरतों को पूरा करेगा। ठीक है, कैरिकुलम यहाँ पे हो गया और ये सिलेबस हो गया। ठीक है, तो यहाँ एक कथन किसका है, इंपॉर्टेंट कथन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आप इसको 2 बार पढ़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, रॉबर्ट डोंटर्स ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि लोकतंत्री पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत हैं। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, लचीलापन या फिर बहुमुखी प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, मतलब तीनों है। ठीक है, देखिए हम लोगों को कॉमन चीज़ वही अपनानी है, मतलब वही चीज़ करनी है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हमको, अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी है, ऑल ऑफ द एबव है, तो हमको वही लगाना है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या में किन विषय वस्तुओं को समाहित किया गया है।
तो ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु की क्रियाएं, प्रयोगशाला में कार्य एवं सामुदायिक कार्य, लेखन, वाचन, पुस्तकालय, कृत कार्य, दिनचर्या आदि। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। मतलब ये सारी तीनों क्रियाएं जो हैं वो पाठ्यचर्या में शामिल की जाती हैं, समाहित की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कि किसके अनुसार पाठ्यचर्या में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन, कार्यक्रम और कुछ हद तक वह अध्ययन गतिविधियाँ भी शामिल किया जा सकता है, मेथोडोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, अध्ययन गतिविधियाँ, जो कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पाठ्यचर्या में मतलब कैरिकुलम में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन, कार्यक्रम और कुछ हद तक वह अध्ययन विधियाँ भी शामिल किया जा सकता है, जो कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, प्रयुक्त की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनेस्को की रिपोर्ट। ये यूनेस्को की रिपोर्ट में इन्होंने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उससे बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं। पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उससे बाहर के सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आलोचना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायक के लिए होती है। ये किसने कहा हुआ है? ये किसने डेफिनेशन दी है पाठ्यचर्या की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? रडयार्ड या हेनरी ने। ठीक है, रडयार्ड या हेनरी ने दी है। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है। मतलब कैरिकुलम एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा अपने आप को उस मतलब एनवायरनमेंट में ढालता है और जिससे वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित रहती हैं। ठीक है, यह किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? के.जी. सैयदन ने। ठीक है, के.जी. सैयदन ने ये स्टेटमेंट दिया है। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या कलाकार का वह साधन है, कैरिकुलम जो है शिक्षक का वह साधन है जिसमें कि वह पदार्थ मतलब शिष्य को अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला मतलब विद्यालय में चित्रित कर सके। ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मतलब कनिंघम ने ये स्टेटमेंट कहा है। ओके, कि मतलब एक जो क्या स्टेटमेंट कहा है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि पाठ्यचर्या कलाकार का वह साधन है, कलाकार मतलब शिक्षक का वह साधन है जिसमें कि वह शिष्य को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में चित्रित कर सके। ठीक है, तो ये किसका है? कनिंघम ने ये डेफिनेशन दी है। याद रखना है, ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस में दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? कि पाठ्यचर्या समस्त अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है जो विद्यालय द्वारा नियोजित तथा निर्देशित होती है। ये अधिगम अनुभव एक व्यक्ति के लिए अथवा समूह के लिए विद्यालय में अथवा बाहर आयोजित किए जाते हैं। तो 17 नंबर का जो आंसर है वो क्या है? केर ने। ये स्टेटमेंट केर ने दी है, इसको आप दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और स्टेटमेंट को आप नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बार बार इसको आप देखो। ठीक है, या फिर इसको आप अपने नोटबुक में टिक लगा लो। ओके, फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत वैयक्तिक अथवा सामूहिक जीवन के सभी व्यापक क्षेत्र आ जाते हैं। पाठ्यचर्या के अंतर्गत मतलब कैरिकुलम के अंतर्गत वैयक्तिक या सामूहिक जीवन के सभी व्यापक क्षेत्र आ जाते हैं। यह सभी वांछित और अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेटे हुए है। ठीक है, समेटे रहता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो बी, O.I. फ्रेडरिक ने बोला है कि ये जो क्रियाएं हैं ये अपने आंचल में समेटे रहता है। ओके, फिर 19 नंबर क्वेश्चन है विद्यालयी पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिच्छाया है। यह कथन किसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? डंकल ग्रिजेल का। मतलब जो विद्यालयी पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण तथा आदर्शों की प्रतिच्छाया है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि किसने लिखा है कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों से प्राप्त होता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यचर्या बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रमाणित कर सकता है तथा विकास में सहायता दे सकता है।
ठीक है, ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको दोबारा अपने लिए पढ़ लीजिएगा। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा करिकुलम है वो सिर्फ एक सैद्धांतिक विषय नहीं, जो मतलब थ्योरेटिकल नहीं है, उसको हम प्रैक्टिकल के रूप में भी अनुभव करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान, शिक्षक के द्वारा, इन सभी के माध्यम से हम उसको प्रैक्टिकली के रूप में जो है मतलब फील करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने डेफिनेशन दी थी। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों को व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। फिर से पढ़ते हैं, पाठ्यचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। तो विद्यालय के माध्यम से, जो विद्यालय प्रशासक के माध्यम से बालकों नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये कथन किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाता है, फ्रांसिस जे ब्राउन ने ये स्टेटमेंट बोला है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर बी है, फ्रांसिस जे ब्राउन ने ही ये लिखी है। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विद्यालयी व्यवस्था का मूलाधार है। विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? पाठ्यचर्या। विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार मतलब बेसिक जो है स्ट्रक्चर विद्यालय के व्यवस्था का, उसका जो बेसिक है वो क्या है? तो क्या है? पाठ्यचर्या, मतलब कैरिकुलम। ओके, फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को मानव जाति के, मतलब कैरिकुलम को, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, मतलब फ्रोबेल का है ये कथन कि जो पाठ्यक्रम है उसको हम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझ सकते हैं। उसके बाद वर्तमान समय में पाठ्यक्रम को किस आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है? ठीक है, किस आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है आपके, दार्शनिक आधार पे, मनोवैज्ञानिक आधार पे, या फिर सामाजिक आधार पे, या फिर वैज्ञानिक आधार पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मतलब सामाजिक आधार पर हम इसको दे रहे हैं। उसके बाद जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। तो यह विचार किसका है? यह विचार है रिमांड का। ठीक है, रिमांड ने कहा है कि अगर जो हमारा पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो हम भविष्य के और वर्तमान दोनों की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर रखते हैं तो वो हमारा जो हम उससे क्या होता है, जो हमारे विषय होते हैं वो रचनात्मक रूप से मतलब अच्छे हो जाते हैं। मतलब निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति सुझाव होना चाहिए, उसमें जो सुझाव रचनात्मक विषयों के प्रति होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम में सब विषयों में एक प्रकार की एकता हो तो पाठ्यक्रम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, मतलब समेकित। पाठ्यक्रम में सब विषयों में एक प्रकार की एकता हो तो पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? समेकित पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समस्त रूप से सीखने वालों में निहित है। यह कथन किसका है? यह कथन जेम्स एम ली का है। ठीक है, जेम्स एम ली का है। ओके, नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम का निर्माण का सिद्धांत क्या है? मतलब आखिर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब रुचि का सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है। मतलब पाठ्यक्रम के निर्माण इसलिए है क्योंकि रुचि है उसमें, आवश्यकता है उसकी, और उपयोगिता भी है, तो इसीलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होते हैं। तो ऑप्शन क्या है? डी, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है? ठीक है, कैरिकुलम का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, एक्टिविटीज़। ओके, ना कि पाठ्यक्रम एवं किताबें, ना कि पाठ्यक्रम एवं पाठ। ओके, ये नहीं है, एक्टिविटी जिसमें दिया हो तो वही पाठ्यचर्या का अर्थ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि मूल लैटिन, मतलब जो मूल रूप से लैटिन शब्द है क्यूरिकुलम। ठीक है, क्यूरिकुलम जिसको हम लोग कैरिकुलम बोलते हैं, क्यूरिकुलम का अर्थ क्या है? मतलब इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो उसको 31 का जो आंसर वो क्या है? पाठ्यक्रम। कैरिकुलम का जो अर्थ है वो पाठ्यक्रम है। इसको हम सिलेबस भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग मतलब जहाँ पे चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ पे पाठ्यक्रम होगा वहाँ पाठ्यक्रम भी बोलेंगे, जहाँ पे कोर ऑफ सिलेबस होगा, आई थिंक क्या बोला था, कोर ऑफ करके कुछ था, सॉरी, तो वो होता है, तो वहाँ पे पाठ्यक्रम को और क्यूरिकुलम को हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। फिर अब पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र क्या हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, मतलब शिक्षा प्रणाली है पाठ्यक्रम का निर्माण, मूल्य प्रणाली है जो इसका सूत्र है, और शिक्षा के उद्देश्य, मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम निर्माण है
उसका जो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, शिक्षा प्रणाली डेवलप करना, मूल्यांकन प्रणाली डेवलप करना और शिक्षा के उद्देश्य को पाना। ओके। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं, कैरिकुलम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये वो है स्टेटमेंट, आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो क्या है, मनोरों का। ठीक है, मनोरों ने ये लाइन बोली है, स्टेटमेंट दिया है। फिर है पाठ्यक्रम विकास का सोपान है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है डी, मतलब उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम विकास का सोपान है, मतलब उद्देश्य, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। ठीक है, तो उद्देश्य, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण से ही पाठ्यक्रम विकास मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनता है, सोपान बनता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मतलब छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है। जैसे कि किसी हम सब्जेक्ट मतलब सेंट्रलाइज्ड जो कैरिकुलम होता है वो हम स्टूडेंट सेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम के नाम से भी जानते हैं उसको। ओके, तो हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर से सेकेंड चैप्टर हम पढ़ते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 है कि पाठ्यक्रम के तत्व, उद्देश्य, अंतर्वस्तु, अधिगमकर्ता, अनुभव और मूल्यांकन। कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्नर, एक्सपीरियंस एंड एवोल्यूशन। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है व्हीलर ने। व्हीलर ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। नेक्स्ट है कि अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में, ठीक है, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस के चयन के संबंध में निम्न में से कौन सा व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड नहीं है। व्हीलर के स्टेटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसमें आपको। व्हीलर के स्टेटमेंट आप अपने जो सब्जेक्टिव नोट्स इसमें की जिससे कि आप पढ़ रहे हैं उसमें आप देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्टिव हैं उसमें आपको व्हीलर के इससे संबंधित जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं आप प्लीज़ उनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में निम्न में से कौन सा व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, पोषित मूल्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, मतलब मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। तो यह किसने डेफिनेशन दी है, इसका राइट आंसर हो जाता है सी, बर्टन ने यह डेफिनेशन दी है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है, कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है डी, मतलब जनमत जो है मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता और व्यापकता मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है दृश्य श्रव्य। ठीक है, जो है दृश्य श्रव्य जो है मतलब सामग्री ऐसी है जो बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है। नेक्स्ट है कि अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉसमैन ने। ठीक है, मॉसमैन ने जो है अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण के मतलब में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिगम अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंसेस के जो क्लासिफिकेशन में। ओके, फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंतर्वयस्क चयन का गौण मानदंड नहीं है। मतलब गौण का मतलब होता है बहुत सबसे छोटा, मतलब निम्नलिखित कौन सा अंतर्वयस्क चयन का गौण मानदंड नहीं है। तो इसका राइट आंसर है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता जो है वो अंतर्वयस्क चयन का गौण मानदंड नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः मापन होता है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः मापन होता है वो होता है गुणात्मक रूप में, मतलब जो हमारा कैरिकुलम होता है उसके मूल्यांकन में हम अधिकांशतः मापन करते हैं तो गुणात्मक रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख स्रोत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा था, प्रमुख स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें पहले क्वेश्चन समझते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, मतलब हम कौन से शिक्षा क्षेत्र में मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन बी है वो है कि पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सभी पक्षों का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम कार्यक्रम का छात्र अभिप्रेरणा तथा अधिगम का प्रभाव, या फिर प्रत्यक्ष तथा दूसरों के द्वारा अनुभवों में संतुलन स्थापित करना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है सी,
मतलब सॉरी डी, इसका राइट आंसर क्या है? डी, प्रत्यक्ष तथा दूसरों के द्वारा अनुभवों में संतुलन स्थापित करना शिक्षा का मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। ओके, बाकी पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सभी बच्चों का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन कार्यक्रम का छात्र अभिप्रेरण तथा अधिगम पर प्रभाव, ये सारे के सारे क्या शिक्षा मूल्यांकन का क्षेत्र हैं। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है? मतलब बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण और विश्लेषण की शक्ति किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो उसका राइट आंसर क्या है? विज्ञान के द्वारा। जब हम साइंटिफिकली सोचेंगे तो हम माइक्रो एनालिसिस उसका कर सकते हैं, ठीक है, और उसका एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो इसीलिए विज्ञान से इसका आंसर सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता को किस विद्वान ने एलिस एवं चेस्टर कैट के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? एडवर्ड ए क्रग। एडवर्ड ए क्रग ने एलिस एवं चेस्टर कैट के वार्तालाप के माध्यम से उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकताओं को व्यक्त किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा के उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं? शिक्षा के उद्देश्यों के 4 प्रकार हैं। ओके, 4 नहीं प्रकार हैं, सॉरी, यहाँ पे 2 प्रकार हैं, आई एम सॉरी। शिक्षा के उद्देश्यों के 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षण तथा अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है? शिक्षण मतलब क्या नाम, सीखना, और मतलब शिक्षण वही, और अधिगम मतलब लर्निंग। ओके, शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है? तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर वो है बी, अनुभव के द्वारा जो है शिक्षण एवं अधिगम अधिक प्रभावशाली हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विद्वान ने पाठ्यक्रम संरचना को 5 पदों में बांटा है? इसका ऑप्शन है व्हीलर, एडवर्ड क्रूगर, बर्टन या बी एस ब्लूम। मतलब किस विद्वान ने पाठ्यक्रम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है व्हीलर ने। मैंने बोला था ना आपसे कि व्हीलर इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए व्हीलर के जितना भी आपको कैरिकुलम से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट या जो भी क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है। निम्न में से कौन मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता कौन सा नहीं है? पाठ्यपुस्तकें जो हैं वो मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है। क्रमबद्धता, विश्वसनीयता और व्यापकता, ये मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? मतलब जो इसकी प्रकृति होती है शैक्षिक उद्देश्य की, वो कैसी होती है? ऑप्शन है दार्शनिक, व्यापक, नियोजित या व्यवहारिक। तो 16 का राइट आंसर क्या है? दार्शनिक। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक होती है। निम्न में क्या अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में, अधिगम अनुभव मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है डी, मतलब अधिगम अनुभव का चुनाव एक क्षेत्र विशेष के लिए हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या आवश्यक नहीं, उन्होंने ये कहा है चयन के संबंध में क्या आवश्यक नहीं, तो अधिगम अनुभव का चुनाव एक क्षेत्र विशेष के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। अधिगम अनुभवों उद्देश्य से सीधे संबंधित हो, अधिगम अनुभव जो है वो उद्देश्य से सीधे संबंधित हो, अधिगम अनुभव विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो, अधिगम अनुभव बालकों की परिपक्वता के लिए अनुसार हो। परिपक्वता जानते हैं मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, लास्ट स्टेटमेंट जो डी है वो गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, मतलब ये कैसी एक्टिविटी है? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाएगा ए, मतलब क्रियाशील। अधिगम जो है क्रियाशील जो है वो एक्टिविटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसका है? शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शिक्षा नीति निर्धारकों का, या फिर पाठ्यक्रम निर्माताओं का, या फिर ए और बी। मतलब शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसका निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है पाठ्यक्रम निर्माताओं का। जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसको पाठ्यक्रम निर्माता ही तो बताएंगे कि मतलब शिक्षा प्राप्त करने के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो वो पाठ्यक्रम में लिखा जाएगा और उसी को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद है कि शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। ये किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इसमें शिक्षा की बात करेंगे और 2 लाइन में ही है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर है उटावे ने ये स्टेटमेंट बोला है कि शिक्षा जो है संपूर्ण समाज की क्रिया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अधिगम संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम संसाधन नहीं है, मतलब लर्निंग जो है अधिगम संसाधन नहीं है? तो इसका 21 का जो आंसर हो जाता है वो डी, मतलब व्यवहारिकता जो है वो अधिगम संसाधन नहीं है। व्यवहारिकता से हम नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब पाठ्यपुस्तकों से हम सीख सकते हैं, शोध पत्र के माध्यम से, हस्त पुस्तिकाओं के माध्यम से सीख सकते हैं, बट व्यवहारिकता से हम नहीं सीख सकते हैं। ओके, अब हमारा जो है 22 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत
शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसमें समाज है, व्यक्ति है या ज्ञान है? तो शैक्षिक उद्देश्य के प्रमुख स्रोत क्या हैं? शैक्षिक उद्देश्य कैसे कंप्लीट होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। समाज भी है, शिक्षा भी है और व्यक्ति भी है। समाज भी है, ज्ञान भी है और व्यक्ति भी है, तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, उपयुक्त डी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? तो पाठ्यक्रम मतलब कैरिकुलम का मुख्य उद्देश्य क्या क्या नहीं है? तो इसको हम पढ़ते हैं। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ये है भाई, ये तो उद्देश्य ही है कि भाई छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। उसके बाद बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, ये भी है कि बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास होगा। इससे जो भी उनके पास सिलेबस दिया होगा, जो पढ़ाई करेंगे, उससे क्या होगा? नैतिक एवं चारित्रिक विकास होगा। बालक की रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, तो बिल्कुल ये विकास होगा। जनमत का विकास करना, तो जनमत का भी विकास नहीं करना है ना हमें। जो पाठ्यक्रम है हम किसके लिए बनाते हैं? बच्चों के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो एक मतलब जो पर्टिकुलर जो बच्चे हैं उनका रचनात्मक सृजनात्मक क्षमता विकास हो, वो चीज़। जनमत का इससे विकास नहीं होना है, ठीक है। बूढ़े जो हैं या जो ओल्ड एज हैं जो, या वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाएंगे ना। तो बालकों की बात की जा रही है तो यहाँ पे बालक ही सही होगा, जनमत का विकास नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि व्हीलर के पाठ्यक्रम संरचना के 5 सोपानों में कौन सा गलत है? ठीक है, व्हीलर के पाठ्यक्रम संरचना के 5 सोपानों में कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, जीवन से तादात्म्य, लक्ष्य एवं उद्देश्य पर अधिगम वस्तुओं का अनुभवों का चयन, अंतर वस्तु का चयन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? 5 सोपान है, मतलब 5 सोपानों में से 3 है। जो चौथा इसमें दिया है जीवन से तादात्म्य, ये नहीं है। ओके, फिर 25 नंबर है कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है वुड्स ने। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, मूल्य मानव व्यवहार जो है के निर्धारक तत्व क्या हैं? के निर्धारक तत्व हैं ये आदर्श तथा लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वुड्स, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लिए हैं। तो 1 मिनट का 30 सेकंड का ब्रेक हम लोग फिर से लेते हैं। अब हमारा आया है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है? प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका, रोल ऑफ कैरिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। तो इसका हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करता है, जिसे कम परिपक्व व्यक्तित्व की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूपित किया जाता है। तो ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, जिसे कम परिपक्व व्यक्तित्व की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूपित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? ए, मतलब HC मॉरिसन ने ये स्टेटमेंट दिया है। जब तक बालक सीखता नहीं है, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, उपरोक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो यहाँ पे आंसर जो है वो है किलपैट्रिक का। उन्होंने कहा है जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शॉर्ट स्टेटमेंट, जो छोटे छोटे स्टेटमेंट से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, 3 पक्ष होते हैं शिक्षण के। शिक्षण किसी न किसी रूप में कब से चलता आ रहा है? शिक्षण किसी न किसी रूप में कब से चलता आ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल से। किसी न किसी रूप में आदिकाल से शिक्षण चलता आ रहा है। शिक्षक के व्यक्तित्व से कौन प्रभावित होता है? शिक्षक के व्यक्तित्व से समाज प्रभावित होता है, देश प्रभावित होता है, छात्र प्रभावित होते हैं या परिवार? तो जब शिक्षक पढ़ाता है तो किसको पढ़ाता है? समाज को, देश को या परिवार को नहीं पढ़ाता है, वो छात्र को पढ़ाता है, तो छात्र ही प्रभावित होंगे, ठीक है। फिर क्या है? शिक्षक के मध्य छात्र होता है, मतलब शिक्षक के मध्य छात्र होता है, मतलब वही शिक्षक के सामने छात्र होता है। या यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है कि शिक्षक के मध्य छात्र होता है, मतलब शिक्षक और छात्र के मध्य होता है, ऐसा हो सकता था, या फिर शिक्षक के सामने छात्र होता है, फिर सामने, या फिर छात्र के सामने शिक्षक होता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन अभी समझ रहे हैं, यहाँ पे श्रोता दिया है, तो शिक्षक के मध्य मतलब सामने जो है वो छात्र क्या होता है? श्रोता होता है। जो शिक्षक कहता है वो स्टूडेंट सुनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है? इसमें कौन सी प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है? प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर कौन सा आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुक्तात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट है कि किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण में शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है? किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण में
शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, सी, मतलब हस्तक्षेप रहित, हस्तक्षेप रहित रहता है। यहाँ पे हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि शासन के स्वरूप के अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती। शासन के स्वरूप के अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। तो 9 नंबर का आंसर क्या है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक मूल्य या संस्कृति या परामर्श ना लेना। तो इसका 9 नंबर का जो राइट आंसर क्या है, वो डी, परामर्श ना लेना तभी प्रभावित करती है। क्वेश्चन क्या था कि शासन के स्वरूप के अतिरिक्त भी, शासन का जो स्वरूप है उसके अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, परामर्श ना लेना। नेक्स्ट है कि शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है। शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है, तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि शिक्षण एक उपचार नहीं है। यही जो है शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं कर रहा है। बाकी जो है व्याख्या कर रहे हैं कि शिक्षण एक अंतःक्रिया है, हाँ है। शिक्षण एक सौदेश्य प्रक्रिया है, हाँ है। शिक्षण एक निर्देशन है, तो हाँ ये भी है, ठीक है। लेकिन शिक्षण एक उपचार नहीं है, ओके। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षण के कितने प्रमुख चर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब शिक्षण के जो प्रमुख चर हैं वो 3 हैं। शिक्षण एक है, शिक्षण एक क्या है, अंतःक्रिया है, ठीक है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षण के सभी पक्षों, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण एवं मूल्यांकन का परिचालन किसके द्वारा ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, मतलब शिक्षक के द्वारा ही शिक्षण के सभी पक्ष, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण तथा मूल्यांकन का परिचालन किया जाता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आश्रित चर के रूप में कार्य करता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आश्रित चर में, मतलब जो है डिपेंड होकर के कार्य करता है, तो वो छात्र होता है, जो मतलब टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि जो हमको बताएंगे, जो हम समझाएंगे, वही से हम उनसे सीख रहे हैं, वही हमको समझ में आएगा, ओके। फिर होता है छात्र को किसके द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप ही क्रियाशील होना चाहिए। छात्र को किसके द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप ही, जो प्रस्तुत शिक्षण है, जो शिक्षण दिया गया है, उसके अनुरूप ही क्रियाशील होना चाहिए, उसके अनुरूप ही हमको काम करना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब शिक्षक के द्वारा ही जो है वो नियोजित, व्यवस्थित तथा प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप ही हमको कार्य करना चाहिए। जो शिक्षक कहे मतलब वही करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो अच्छी बातें कहे, गंदी नहीं। अभी आप लोग, अब आपके मन में आ जाए गंदी बातें कहे तो मतलब गंदी बातें में नहीं कहना है, मतलब गंदी बातें अगर कह रहा है तो थोड़ी करना है। जैसे कहे कि कोई में कूद जाओ तो थोड़ी करना है, ये कहे कि रोड पे टहल के जाओ या फिर हमेशा दाहिनी साइड में चला करो, ठीक है। तो ये थोड़ी करना है, जो अच्छी बातें बताए, ठीक है। फिर है इनमें से कौन मनुष्य से के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इनमें कौन, इसमें जो है क्या है, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली कौन सी ऐसी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अधिगम है, मतलब सीखना। हम लोग पूरी लाइफ सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर एज में सीखते हैं, चाहे वो क्या नाम बचपन हो या फिर वो क्या नाम बुढ़ापा हो, ठीक है, या फिर बूढ़े होने की अवस्था हो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है अगला 17 क्वेश्चन कि अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार, परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। मतलब एक्सपीरियंस और जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनसे जो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, उस अधिगम को हम क्या कहते हैं, उस परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट ये गेट्स ने कहा है कि अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। किसने कहा है, गेट्स ने। नेक्स्ट है कि कौन बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। बालक के व्यक्तित्व के सभी आयामों को क्या प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, शिक्षण जो है बालक के सभी आयामों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं शिक्षण सभी का आयोजन व्यवस्था किसके लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, अधिगम के लिए अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं शिक्षण सभी का आयोजन एवं व्यवस्था किया जाता है। किसके लिए, सीखने के लिए, ठीक है, अधिगम, लर्निंग के लिए। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षण सर्वाधिक बौद्धिक अभिव्यक्ति वाली एक व्यापक है। जो शिक्षण है वो सर्वाधिक बौद्धिक अभिव्यक्ति है, ठीक है, वाली एक व्यापक है। क्या है, सोच है, प्रक्रिया है, समस्या है, आग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण जो है एक प्रक्रिया है जो कि बौद्धिक अभिव्यक्ति वाली है, ठीक है। फिर 21 है कि एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 1,
मतलब ए मतलब हासफोर्ड ने क्या कहा है, एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी, ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है कि ये याद रखिएगा, ये बुक भी पूछ ली जाएंगी, ओके, तो इसीलिए मिस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है कि अनुदेशन व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है। जो मतलब अनुदेशन है वो व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसको प्रभावित कर सकता है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया में, मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा चर नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कि शिक्षक में कौन सा वो नहीं होता है। फिर क्या है, शिक्षक, छात्र, पाठ्य वस्तु या समाचार। तो 23 का राइट आंसर क्या है, समाचार। ठीक है, समाचार जो है वो शिक्षण प्रक्रिया में चर नहीं होता है। ओके। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षण चरों की प्रमुख क्रिया नहीं है। जो शिक्षण चर हैं उनकी प्रमुख क्रिया नहीं है। तो 24 का जो राइट आंसर वो क्या है, समस्या। मतलब शिक्षण चरों की प्रमुख क्रिया नहीं है तो समस्या। इनका निदान है, इनका उपचार है, ये मूल्यांकन करते हैं, लेकिन ये समस्या पैदा नहीं करते हैं, मतलब ये नहीं करते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट है कि प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है। अगर आपको कोई भी शिक्षण प्रभावशाली करना है तो शिक्षक सबसे पहले कौन सा कार्य करता है। तो 25 का राइट आंसर क्या है, ए, निदानात्मक क्रियाएं करता है। ओके। मतलब जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होती है, निदानात्मक का मतलब है मतलब निदान करना, मतलब सॉल्व करना। ओके। फिर 26 का जो क्वेश्चन है वो है, किस कार्य का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना होता है। किस कार्य का जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब किस कार्य का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि छात्रों के व्यवहार में हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन ला सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 26 का डी, मतलब उपचारात्मक जो कार्य होता है उसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के, छात्रों के व्यवहार में हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन ला सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष नहीं है। प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष नहीं है। तो प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष क्या नहीं है, क्योंकि हमको प्रभावशाली शिक्षण करना है तो उसका संरचना मतलब एक स्ट्रक्चर कुछ होगा। तो कौन सा ऐसा नहीं है जो कि प्रभावशाली शिक्षण नहीं कराता है। ठीक है, जिसके होने से प्रभावशाली शिक्षण नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, 27 का जो राइट आंसर वो क्या है, सी, मतलब मौन स्वीकृति। अगर आप मौन हैं, ठीक है, तो प्रभावशाली शिक्षण थोड़ी होगा, मतलब मौन स्वीकृति से प्रभावशाली शिक्षण थोड़ी होता। संकेत एवं चिन्ह के माध्यम से हम प्रभावशाली शिक्षण करते हैं। जैसे कि अगर कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो हम उसको संकेत एवं चिन्ह के माध्यम से समझा सकते हैं कि देखिए ये जो हमने बनाया है ये एक मतलब इंसान है, ठीक है, या फिर ये ऐसे हमने बना दिया, ठीक है, या ऐसे 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 ये बना दिए, ये मतलब अदरक है, मतलब इस तरीके से जो चिन्ह हैं, ठीक है, या फिर हमने ऐसे किया और उसमें बीच में से 2 डंडा खींच दिया और फिर ऐसे इंजन ऐसे ऐसे बना दिया कि ये ट्रेन है, ठीक है, नीचे पहिए लगा दिए ऐसे ऐसे। तो ऐसे जो चिन्ह, संकेत एवं चिन्ह, इनके माध्यम से प्रभावशाली शिक्षण होता है। ठीक है, और ये प्रभावशाली संरचना का पक्ष भी हैं। फिर नेक्स्ट है कि भाषा विज्ञान की प्रक्रिया, तो हाँ ये भी है। शिक्षण का तर्क, तो ये भी है। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 2 चैप्टर बचे हैं 4 और 5, वो हम 10 से 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो अब चैप्टर 4 का जो नाम है वो है अध्यापक के पाठ्यक्रम विकास में भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन कैरिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है। पाठ्यक्रम मतलब कैरिकुलम डेवलपमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है, तो इसका आंसर है अध्यापक। ठीक है, मतलब अध्यापक के माध्यम से ही हम कैरिकुलम डेवलपमेंट मतलब करते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट जो वो पार्ट है वो है टीचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि कैरिकुलम डेवलपमेंट के किन कारणों पर अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध व सर्वमान्य है। ठीक है, मतलब संदिग्ध का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जहाँ पे लगे कि यहाँ पे मतलब ये बेईमानी कर रहा है या यहाँ पे ये घूस ले रहा है इस तरीके से। तो असंदिग्ध का मतलब हो गया मतलब ईमानदार। ठीक है, वह सर्वमान्य है। तो यहाँ पे अध्यापक की भागीदारी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, मतलब सभी चरणों पर जो है जो भागीदारी है टीचर की वो अच्छी है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, निम्नलिखित में से किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधियां एवं प्राविधियों के चयन या सहायक सामग्री के चयन हो तो, या फिर ए, बी या फिर डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मतलब ए और बी, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन में और सहायक सामग्री के चयन में। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का कार्य कौन कर सकता है।
जो मतलब छात्रों की समस्याओं को समझने में, मतलब सिंपल सी बात है, अध्यापक ही होगा। अध्यापक ये चीज़ें करेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चीज़ों पे ध्यान देगा। नेक्स्ट है कि शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की भावना प्रबल भावना होती है? ज्ञान, अनुभव, ये भी दोनों। तो यहाँ पे होगा ज्ञान और अनुभव दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है कि अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों के से कैसा संबंध होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक संबंध होता है। भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से वो जुड़े होते हैं। पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे है परिवार, ऑफिस, कक्षा और परीक्षा भवन में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में। नेक्स्ट है कि सेलर व अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षकों के आचार विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि किसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम। ठीक है, मतलब जो पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावित करते हैं। शिक्षक के आचार विचार हों, मान्यताएं हों, आस्थाएं हों, सामाजिक पृष्ठभूमि हो, शैक्षिक योग्यता हो, तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे प्रभावित करते हैं? मतलब अगर उनको अच्छा आ रहा होगा, अच्छी चीज़ें होंगी तो पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझाएंगे। और अगर चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए शिक्षक के आचार विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सब चीज़ें ना डिपेंड करती हैं, बहुत अधिक प्रभावित करती हैं पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट है कि शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी क्या? शिक्षक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी शिक्षक है, क्योंकि यही डिपेंड करता है कि जो नॉलेज यहाँ से ही निकलता है ना, शिक्षक के माध्यम से ही नॉलेज निकलता है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण धुरी माना जाता है। शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों, मतलब जो यूथ शिक्षक हैं, युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पर्याप्त अंतर होता है। मतलब क्या अंतर होता है? पर्याप्त अंतर होता है। मतलब एक मीडियम लेवल का जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे समानता नहीं होती, विषमता नहीं होती, संघर्ष भी नहीं होता है, मतलब एक पर्याप्त अंतर होता है, मतलब एक मीडिएटरी, मतलब मध्यम मार्ग कह सकते हो, वो वाला अंतर होता है। उसके बाद है पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में कार्य करता है? पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने रूपों में कार्य करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब 2 प्रकार से। फिर नेक्स्ट है कि प्रत्येक शिक्षक किस में कुछ आस्था रखता है? कोई भी शिक्षक हो वो किस में कुछ आस्था रखता है? तो नैतिक मूल्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक मूल्य में वो आस्था रखता है, क्योंकि जब उसके पास नैतिक मूल्य होंगे तभी तो दूसरों को सिखाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा कि पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है? ऐसा कौन सा कार्य है, मतलब जो पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है? ठीक है, कौन सा प्रभाव है जो कार्य नहीं करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी, व्यवहारिक रूप में जो है पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव व्यवहारिक रूप से कार्य नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं ये, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर ब्रेन, कि आपके पास कितना दिमाग है। तो प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? सामान्य नैतिक आचरण का, विज्ञान का, समाजशास्त्र का, या फिर राजनीति का? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सामान्य नैतिक आचरण का। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम होता है? 70 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम होता है? मतलब पाठ्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षक है अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचा सकता है? बालकों तक, अभिभावक तक, प्राचार्य तक या परिवार तक? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? बालकों तक वो पहुँचा सकता है। मतलब बालक ही तो उससे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जो पाठ्यक्रम का जो मेन होगा, बालक को ही तो सबसे ज़्यादा समझाएगा। अभिभावक को थोड़ी समझा सकता है, अभिभावक तो कभी कभी मिलते हैं, तो उनको थोड़ी कहेगा कि बैठिए हम आपको पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस समझाते हैं क्या होता है। ठीक है ना। फिर है 80 नंबर क्वेश्चन, किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं? मतलब जो शिक्षक हैं व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम को प्रभावित कैसे करते हैं? तो यहाँ पे 18 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मतलब प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, दोनों तरीके से, मतलब डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। उसके बाद है वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में भी उभर रहा है? मतलब संगठन शक्ति के रूप में भी उभर रहा है, या मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है, या मंत्री जी बन रहे हैं, या फिर समन्वयक के रूप में उभर रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, संगठन शक्ति, मतलब शिक्षक जो है एक संगठन शक्ति के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? तो सिंपल सी बात है, जो राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन है वो राज्य स्तरीय पे ही होगा, कि
केंद्र पे तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि राज्य स्तरीय है तो राज्य स्तर के उस पर ही होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य स्तर पे। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मांगते हैं। कौन अध्यापकों के यहाँ पे संभागित्व जो है थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे आई थिंक कुछ और शब्द होना चाहिए था। तो कौन अध्यापकों के संभावित पाठ्यक्रम विकास जो भी मतलब जो कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। अच्छा, ये की स्टेटमेंट है, मतलब कौन मतलब एक ऐसा है जो है अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है जॉन डीवी, रोनाल्ड, एडवर्ड या क्रेग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मतलब एडवर्ड जो है ऐसा मानते हैं। ठीक है, कि जो अध्यापक के जो संभागित्व के पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य मतलब जो शिक्षक है ना, वो पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है, ये कह सकते हो आप। ओके। फिर नेक्स्ट है कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान है और वह अनुभव होता है, वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो कौन से महोदय ने ये स्टेटमेंट कहा है? क्रेग महोदय, एडवर्ड महोदय, जॉन डीवी या सेलर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रेग महोदय ने यहाँ पे बोला है। ठीक है, कि भाई उनके पास ज्ञान होता है, अनुभव होता है जो कि पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम डेवलपमेंट में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, हेल्पफुल साबित होता है। फिर हेलमेट नाटक के राजकुमार के बिना, यह है कि हेलमेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, यह कथन किसका है? हेलमेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, रोनाल्ड गोल्ड का, कि हेलमेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह किसके हाथ में केंद्रित होता है? पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य, जो पाठ्यक्रम आयोजन होता है, करिकुलम जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, वो किसके हाथ में होता है? विशेषज्ञ के हाथ में, छात्र के हाथ में, कर्मचारी के हाथ में या फिर सचिव के हाथ में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ के हाथ में होता है, क्योंकि विशेषज्ञ ही तो पाठ्यक्रम बनाते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम करवाते हैं और पाठ्यक्रम के बारे में जो लिखते हैं, समझाते हैं कि क्या होता है पाठ्यक्रम, मतलब उसी को वो डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट है कि स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार करने में किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? जो हमारा स्कूल लेवल का जो करिकुलम ये सिलेबस होता है, वो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार करने में किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, शिक्षक की जो भागीदारी रहती है कोई भी करिकुलम या फिर कोई भी सिलेबस तैयार करने में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, इस टाइम जो अध्यापक है वो किसके रूप में कार्य करता है? पथ प्रदर्शक है या विशेषज्ञ है या फिर विचारकर्ता है या फिर सेवक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक के रूप में। वो हमको राह मार्ग दिखाता है। ठीक है, कि आप इस मार्ग पे जाइए या ये करिए, इससे आप डेवलप या इससे जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम विकास में किन आर्थिक आधारों का विशेष योगदान नहीं है? जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें किन आर्थिक आधारों का, मतलब इकोनॉमिक जो बेसिक हैं, उनका विशेष योगदान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 का डी, मतलब घूसखोरी नहीं है। पाठ्यक्रम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट में जो इकोनॉमिक जो सपोर्ट है, ठीक है, वो इसमें नहीं है, मतलब घूसखोरी नहीं है। कृषि है, उद्योग धंधे भी हैं, कौशल विकास से संबंधित चीज़ें इसमें बताई गई हैं, लेकिन आर्थिक आधारों पर घूसखोरी नहीं बताई गई है, मतलब वही करप्शन। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है और हम लोग चैप्टर 5 10 सेकंड के बाद में फिर से डिस्कस करते हैं। तो अब हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 5 में है पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम, मतलब प्रिंसिपल्स, प्लानिंग एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत, योजना एवं उपागम। इसका पहला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम रचना कैसी क्रिया है? जो पाठ्यक्रम रचना है वो कैसी क्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनियोजित है। ठीक है, मतलब सुनियोजित क्रिया है, पाठ्यक्रम रचना सुनियोजित क्रिया है। नेक्स्ट है कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब मॉन्टेसरी पद्धति, योजना पद्धति या किंडरगार्टन समिति पद्धति, सॉरी। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके इन तीनों के आधार पर आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ये ऑथर हैं, तो इसलिए यहाँ पे छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में जॉन डीवी का
ज़्यादा योगदान है। निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? एकीकृत पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर व्यवहारिक पाठ्यक्रम। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा व्यवहारिक पाठ्यक्रम जो है वो मतलब पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। ठीक है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है इसका प्रकार है, एकीकृत पाठ्यक्रम जो है इसका प्रकार है, और शिल्पकला जो केंद्रित पाठ्यक्रम है वो इसका प्रकार है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है? ऐसा कौन सा है जो पाठ्यक्रम को प्रभावित कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एवं समितियां, और फिर डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी जो चीज़ें हैं ये प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है छात्रों की क्रियाओं को विशेष केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। छात्रों की जो क्रियाओं को है ना, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। यह कथन किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्बर्टी महोदय ने। जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए। जो भी सीखना है वो करके सीखना चाहिए। तो इसका ये किसका स्टेटमेंट है? ये कहा है कोमेनियम ने। ठीक है, ये कोमेनियम ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या के विकास हेतु आवश्यक तथ्य कौन नहीं है? पाठ्यचर्या के विकास के लिए जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो कौन नहीं है? इसका ऑप्शन है उद्देश्य, प्रक्रिया, परिस्थिति या व्यवहारिकता। तो इसका राइट आंसर आपका होगा जाएगा व्यवहारिकता जो है पाठ्यचर्या के विकास हेतु आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन है नेल्सन, जॉन एडम्स, मुफात। ऑप्शन ए इसमें थोड़ा सा गायब हो गया है आई थिंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। इसका मैं आपको क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा, या फिर आप ना इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है? ओके, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है? आप नीचे इसका कमेंट करिए, बताइए कौन है। ओके, इससे आपका भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा। ओके, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है? जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है वो किसे आधार मानती है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, या एकीकृत केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, या फिर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, मतलब एक्टिविटीज़ केंद्र, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसको बुनियादी शिक्षा मानती है। कौन? गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लिख लीजिए, 90% चांसेस हैं इसको आने के। ओके, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? इसके ऑप्शन है विषय केंद्रित प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, या फिर क्रिया केंद्रित प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, या फिर छात्र केंद्रित प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, या फिर जीवन समायोजन केंद्रित ये प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्र केंद्रित। सिंपल सी बात है, जो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है वो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट है कि शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ। ये कथन किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट है ये। ओके, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, नेल्सन एवं बॉसिंग ने। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। 90% इसका भी परसेंटेज, 95% इसका कि आ सकता है। ठीक है, और गांधी जी वाला 95% ही मान के चलिए, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण नहीं है? ओके, एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो यह पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। नहीं, ऐसा है ही नहीं। ओके, तो यही गुण नहीं है। पूछ रहा है गुण नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है गुण है। क्वालिटी मतलब कौन सी क्वालिटी नहीं है? तो यही नहीं है कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है। इसमें तब तक 3 क्वालिटी हैं कि इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं, इसमें छात्र की रुचियों का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है, इसमें बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग का पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग का पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन इसका जो है वो है अनुभव का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अवकाश के समय का सदुपयोग, या फिर विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत। यहाँ पे क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये कह रहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा जो पाठ्यक्रम है ना, पाठ्यक्रम निर्माण जो किया गया है ना, उसमें कौन सा थ्योरी नहीं है और कौन सा थ्योरी है। तो यहाँ कुछ राइट आंसर हो जाएगा वो डी है, मतलब विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे सिद्धांत है अनुभव का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है, या अवकाश के समय का सदुपयोग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 सिद्धांत आपको यही मिल गए। ठीक है, और कौन नहीं है? तो ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है?
कौन प्राथमिक स्तर पे यहाँ बात कर रहा है, ऊपर क्या था माध्यमिक स्तर पर, ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी ध्यान से हमको उत्तर देना है। हम पहले क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है मनोचालक कौशलों के विकसित करने के सिद्धांत, जीवन क्रियाओं का सिद्धांत, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत, या फिर कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। ये नहीं है, ओके, सिद्धांत नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे कार्य विशिष्टता का सिद्धांत नहीं है। बाकी जो 3 सिद्धांत हैं ये हैं, ओके। इसीलिए इसको भी थोड़ा सा, इन 2 क्वेश्चंस को भी, जो ये 15 नंबर है और ऊपर जो 14 नंबर है, दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ है। इसको हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1948 में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ है। फिर एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। तो किसने स्टेटमेंट ये कहा है, ये स्टेटमेंट कहा है हेंडरसन ने, ठीक है, कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है या फिर दीवार नहीं होती है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एकीकृत पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे बात करी है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये नहीं मतलब स्टेटमेंट पढ़ लिया और यहाँ पे स्टेटमेंट को दिमाग में भी लगाना है कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। फिर नेक्स्ट है कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता, मतलब क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता या जन्मदाता जो है वो जॉन डीवी का संबंध किस देश से, जॉन डीवी कहाँ के रहने वाले हैं, उनका डायरेक्टली ये पूछना है। तो अमेरिका के हैं जॉन डीवी। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों में कौन सा शामिल नहीं है। तो कोठारी कमीशन ने कौन सी चीज़ें जो है रिकमेंड नहीं करी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका जो डी है आंसर वो डी हो जाएगा, मतलब प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रम। इन्होंने ये चीज़ जो है वो सजेस्ट नहीं करी है कि मतलब शामिल नहीं है कि भाई जो सामान्य है और जो प्राथमिक है और मीडियम है, मतलब यहाँ पे जो है कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि पाठ्यक्रम एवं उच्च प्राथमिक स्तर का सामान्य पाठ्यक्रम, मतलब ये कहने कि प्राथमिक जो विद्यालय है और उच्च प्राथमिक जो लेवल है उन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम कर दो। तो यहाँ पे उन्होंने ये सजेशन नहीं दिया, सिंपल सी बात, सजेशन है ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि 10 वर्षीय समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, समान पाठ्यक्रम, ना कि सामान्य। समान और सामान्य में अंतर होता है, ठीक है। तो समान पाठ्यक्रम 10 साल तक होना चाहिए। शिक्षकों के नए पाठ्यक्रम संबंधी से प्रशिक्षण होने चाहिए, जो नया नया पाठ्यक्रम है उसका प्रशिक्षण भी होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण उपकरणों का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट है कि अध्यापक उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाला ही है, ओके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह बात कही है कि जो भाई एक टीचर है वो उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है, हाँ। फिर नेक्स्ट एक निम्न में से कौन विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइजेशन वो है कैरिकुलम का लाभ नहीं मिलता, मतलब विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या का लाभ नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब यह पाठ्यचर्या छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का ज्ञान नहीं दे पाती। ये गलत है ना, कि यह जो पाठ्यचर्या ये पूरे इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल का ज्ञान देती है, ओके। फिर है यह पाठ्यचर्या छात्र हितों को प्राथमिकता देती है, बिल्कुल देती है। यह पाठ्यचर्या लचीली होती है, मतलब फ्लेक्चुअल होती है, बिल्कुल होती है। यह पाठ्यचर्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, तो जी बिल्कुल देती है। नेक्स्ट है कि शिक्षण में शिक्षक की कौन सी भूमिका होती है, जो शिक्षण करवाया जाता है उसमें शिक्षक की कौन सी भूमिका होती है। ऑप्शन हैं आपके शिक्षक की निष्पक्षता, शिक्षक का अनुभव, शिक्षक की योग्यता या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे इसमें आपका आंसर हो सकता है डी, मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर आपका डी, शिक्षक की निष्पक्षता होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए और योग्यता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, मतलब पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत यहाँ पे नहीं है। ये हमने पहला क्वेश्चन में कर चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए। लचीलेपन का, उपयोगिता या फिर व्यापकता, बताइए कौन सा नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, डी आंसर है। व्यवहारिकता का सिद्धांत नहीं है, और ये 3 सिद्धांत इनको याद भी रखना है आपको कि व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है, पाठ्यक्रम निर्माण से। लचीलेपन का सिद्धांत किससे संबंधित है, पाठ्यक्रम निर्माण से। उपयोगिता का सिद्धांत किससे संबंधित है, पाठ्यक्रम निर्माण से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के अनुरूप है, मतलब पाठ्यक्रम का जो सिद्धांत है, जो पाठ्यक्रम में जो सिद्धांत दिए गए हैं अभी हमने ऊपर ये पढ़े हैं, ठीक है। तो इनमें से और भी हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के अनुरूप है, विषय केंद्रित, समुदाय केंद्रित या अनुभव केंद्रित या फिर क्रिया केंद्रित, ठीक है।
तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पे क्रिया केंद्रित। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, गांधीवादी जो शिक्षा है उसमें क्रिया केंद्रित ऊपर पढ़ा था हमने, आई थिंक 11 या 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। गांधीवादी बुनियादी शिक्षा क्या है, क्रिया केंद्रित शिक्षा है, ठीक है, इसी के अनुरूप है। फिर नेक्स्ट है एकीकृत पाठ्यक्रम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। एकीकृत पाठ्यक्रम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, यह अनुभव केंद्रित है, इसमें छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण होता है, या फिर यह विभिन्न विषयों का एक साथ ज्ञान देती है। 25 का जो आंसर है वो आपका है सी, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण होता है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे विशेषता पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो यही विशेषता नहीं है, ठीक है। एकीकृत पाठ्यक्रम एक टॉपिक है, आप इसको अपने डिस्क्रिप्टिव बुक में पढ़ लेना जो भी यहाँ पे आपको मिले, नहीं तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, मतलब पहले हम MCQ सारे कंप्लीट करा लेंगे, सारी मैराथन क्लास करा करके, उसके बाद हम लास्ट में कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे ना, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे कि आपको लास्ट टाइम जो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो भी आपको इसमें MCQ जो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जो हम लास्ट में, टॉपिक्स ऐसे होंगे जो इसमें नहीं हैं, वो हम आपको कराएंगे। आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने देंगे, वादा है कि हर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर, ठीक है। 25 का जो आंसर वो क्या है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण नहीं है, ये विशेषता नहीं है, क्वालिटी नहीं है एकीकृत पाठ्यक्रम की। एकीकृत पाठ्यक्रम की क्वालिटीज़ हैं कि यह अनुभव केंद्रित होता है, इसमें छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, और यह विभिन्न विषयों का एक साथ ज्ञान देती है, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, ओके। हम देखते हैं कि चैप्टर 6 हम लोग कर सकते हैं, यानी हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेके आते हैं, सॉरी 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ गया है। तो चैप्टर 6 पढ़ ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो लापरवाही नहीं करते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी। तो 2 वीडियो में हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। एक ये पहला वीडियो है, ठीक है, पेपर सेकंड का, और फिर जो है वो दूसरा वीडियो जो रहेगा उसमें आपका पूरा ये ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया। शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किलपैट्रिक ने। ये इसी किलपैट्रिक ने एक और चीज़ की थी, हमने ऊपर डिस्कस किया है एक क्वेश्चन में। तो बता के आपको नीचे कमेंट करना है कि कौन सा किलपैट्रिक ने एक और चीज़ दी थी, ठीक है। शिक्षा विधि का दर्शन जो है किलपैट्रिक ने दिया है। नेक्स्ट है कि प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम किन आधारों पर निर्मित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब नैतिक, कलात्मक, बौद्धिक, कॉमन सेंस है। अगर कहीं भी पूछा जा रहा है कि प्लेटो का पाठ्यक्रम या फिर किसी एक राइटर का पाठ्यक्रम, तो वहाँ पे ये कॉमन चीज़ें ये किसी भी पाठ्यक्रम में होंगी, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक। अगर ये नहीं डाला है पाठ्यक्रम में तो फिर मतलब वो पाठ्यक्रम बेकार है, ओके। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा, मतलब बौद्धिक रूप से भी है पाठ्यक्रम, कलात्मक रूप भी उसमें निहित है, और नैतिक भी उसमें है, नैतिकता भी उसमें है। फिर नेक्स्ट है कि टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। निम्न में से किन विद्वान ने शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रूसो ने ये स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, या आप कहीं भी इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए और क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है। दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा कौन है, प्रयोजनवाद, ठीक है। प्रयोजनवाद जो है सबसे नवीन विचारधारा, मतलब नई विचारधारा, न्यू जो है आइडियलिज्म है, मतलब विचारधारा है। फिर नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा की उपज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब प्रयोजनवादी जो विचारधारा है उसी के विचारधारा के मतलब आधार पर जो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम सिद्धांत बनाया गया। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारणों में निम्न में कौन सा सत्य नहीं है। अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारक, ठीक है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। चालक, उद्दीपन, अभिप्रेरक या आत्मप्रकाशन। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो है चालक, उद्दीपन और अभिप्रेरक होता है, अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारक होते हैं, ठीक है। चौथा कारक क्या है आप नीचे बताइए। फिर नेक्स्ट है कि आत्मप्रकाशन, ये जो है रॉन्ग आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब 3 प्रकार हैं, ओके।
फिर शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता किसको मानते हैं? जॉर्ज पाइन को शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता मानते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, आप इसको याद रखना। पाठ्यक्रम परिवर्तन के समाजशास्त्री सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है? पाठ्यक्रम परिवर्तन के समाजशास्त्री सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है? तो जो पाठ्यक्रम मतलब जो कैरिकुलम चेंज का जो है उसमें समाजशास्त्री सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब पाठ्यक्रम बहुमुखी प्रभाव युक्त होना चाहिए। ये समाहित नहीं है किसमें? पाठ्यक्रम परिवर्तन समाजशास्त्री सिद्धांत एक होता है उसमें समाहित नहीं है। तो विद्यालय का पाठ्यक्रम बाल विकास के स्तर का हो, ये है उसमें। विद्यालय का पाठ्यक्रम मतलब जब पाठ्यक्रम को बालकों का निर्माण विश्व समाज के लिए करना चाहिए, पाठ्यक्रम को परिवर्तन वाला लचीला होना चाहिए, तो ये तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ओके, निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो देखते हैं भाई कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है इसमें, वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों से पूर्ण था। वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों में पूर्ण था। मतलब नैतिक आध्यात्मिक समझ रहे, मतलब नैतिक रूप से अच्छे से, और आध्यात्मिक मतलब थोड़ा सा भगवानों का मन लगे उस तरीके से पूर्ण था। बी है कि सामाजिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं। नेक्स्ट है कि पेस्टोलॉजी के मतानुसार घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। डी है क्रो एंड क्रो के शब्दों में शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करते हैं। तो कौन सा इसमें जो है वो राइट आंसर है? आप लोगों को थोड़ा सा गेस करिए, इसमें कौन सा स्टेटमेंट वो सही है। स्टेटमेंट की बात कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो क्रो एंड क्रो के शब्दों में शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपके बन रहे हैं एक तरीके से। लास्ट टाइम आप इनको रिविजन करके जाएंगे, वादा करता हूँ उसमें से कम 90% क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 10 लिखते हैं तो उसमें मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर उसमें है कि बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या समाहित नहीं है? जो बेसिक एजुकेशन है उसके मतलब उसके सिलेबस में क्या समाहित नहीं है, क्या नहीं है उसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान। देखिए व्यवहारिक ज्ञान जो है वो बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित नहीं है, ठीक है। आधारभूत कलाएं हैं उसमें, सामाजिक अध्ययन है और शारीरिक शिक्षा है। नेक्स्ट है कि बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो जो बुनियादी शिक्षण है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं उसमें कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, ये शामिल नहीं। या फिर पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मौद्रिक स्तर का हो, यह शामिल नहीं। या फिर पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो, कक्षा 5 तथा शिक्षा का पाठ्यक्रम सह शिक्षा के रूप में हो। तो कौन सी चीज़ें जो चीज़ है वो इसमें नहीं है? तो आपको एक स्टेटमेंट बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो। ये कहीं नहीं लिखा है कि पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत लग जाता है। शिक्षा का माध्यम जो मातृभाषा हो, मदर टंग में हो। अगर आप तमिलनाडु में रह रहे हो तो आपको तमिल आपकी मदर टंग होगी। अगर आप नॉर्थ साइड में रह रहे हो, नॉर्थ इंडिया में, तो आपकी हिंदी नॉर्मल सी चीज़ है। इंग्लिश भी हो रही है आजकल, तो इंग्लिश भी ही होती है बहुत लोगों की, लेकिन हिंदी जो भाषा है जो कि हम लोग घर में भी बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या कैसे भी हो, तो हिंदी में वो मदर टंग जो होती है वो हिंदी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन में दर्शन के प्रभावों में क्या शामिल नहीं है? दर्शन के प्रभावों में मतलब क्या शामिल नहीं है पाठ्यक्रम परिवर्तन में? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए है। पाठ्य वस्तु पर, जो पढ़ने वाली वस्तु है उस पर दर्शन का आंशिक प्रभाव पड़ता है, ये शामिल नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी इसमें पाठ्य विषय की संख्या का निर्धारण दर्शन से संबंधित है, पाठ्यक्रम का निर्माण दर्शन पर आधारित है, और पाठ्य वस्तु का जो दर्शन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये 3 जो क्वालिटीज़ हैं इसमें मानी जाती हैं। उसके बाद जो है जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियाँ मानी हैं। जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियाँ मानी हैं। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक क्रियाएं करना। मतलब जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियाँ मानी हैं, वो हैं कलात्मक अभिव्यक्ति, खोज करना या रचनात्मक कार्य करना। लेकिन शारीरिक क्रियाएं करना ये इसमें शामिल नहीं है। इसने जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियाँ की बात की है। फिर नेक्स्ट है कि यौन शिक्षा को किस दार्शनिक विचारधारा में प्रमुखता प्राप्त है? मतलब जो यौन शिक्षा है उसको किस दार्शनिक विचारधारा में प्रमुखता दी गई है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में यौन शिक्षा को जो है शामिल किया गया, तो उसको प्रमुखता दी गई है, ठीक है। मतलब वहाँ पे प्रमुखता से इसकी बात की गई है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, प्रो ट्रो के अनुसार। मतलब ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो शैक्षणिक परिस्थितियों मतलब शिक्षण ग्रहण करने की परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। मतलब जो शैक्षणिक परिस्थितियाँ होती हैं उसमें वो मनोवैज्ञानिक रूप से उनका अध्ययन करता है।
नेक्स्ट है कि ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब मुनरो ने ये रचना करी है। ठीक है, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मुनरो की रचना है। नेक्स्ट है कि बुनियादी शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण की अल्पकालीन प्रशिक्षण अवधि होती है। शिक्षक प्रशिक्षण की अल्पकालीन प्रशिक्षण अवधि होती है, मतलब यहाँ पे ये कहना है इनका कि जो प्रशिक्षण है उसकी अवधि कितनी होती है। ठीक है, इनका ये कहना है जो बुनियादी शिक्षा में जब आप किसी को प्राइमरी, मतलब एक मान के चलेगी जो प्राइमरी एजुकेशन में जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते हो तो उसकी जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे वही इनका भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1 वर्ष होता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग होती है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता का एक दोष है, मतलब यहाँ पे दोष पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता का कौन सा दोष हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय एकता से प्रांतीयता क्षेत्रीयता को बल मिलता है। तो राष्ट्रीय एकता से प्रांतीयता और क्षेत्रीयता को बल मिलता है। तो आई थिंक फिलहाल हम फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय एकता में देश की भावना निहित होती है, बिल्कुल होती है। राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अनिवार्य है, बिल्कुल है। अगर हमारे बॉर्डर पे कोई एक जवान शहीद होता है तो पूरा देश जो है उसको अगर गमगीन हो जाता है ना, पूरे देश को अगर गम हो जाता है, पूरा देश अगर दुखी होता है तो उसको भावात्मक एकता बोलते हैं। ठीक है, इमोशनल यूनिटी बोलते हैं उसको हम लोग। फिर डी है कि राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा हेतु आवश्यक है, तो बिल्कुल है। लेकिन राष्ट्रीय एकता से प्रांतीयता क्षेत्रीयता को बल मिलता है, तो इसका कोई मोटिव ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता के अंदर ही प्रांतीयता और क्षेत्रीयता आती है। ठीक है, तो प्रांतीयता और क्षेत्रीयता की एकता से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, ना कि राष्ट्रीय एकता से प्रांतीयता और क्षेत्रीयता को बल मिलता है। समझ में आया? तो फिर हमारा जो वो है 21st क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होना। ठीक है, इस हमारा जो नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के संबंध में क्या असत्य है, क्या सही नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मतलब शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है। शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है। भावात्मक एकता को गौण स्थान प्राप्त है, नहीं। हमने अभी लास्ट के क्वेश्चन में पढ़ा है कि भावात्मक एकता को आप गौण स्थान, मतलब समझ रहे हैं, गौण मतलब सबसे मिनिमम जगह, मतलब बहुत छोटी जगह दी हो। तो भावात्मक एकता को मिनिमम मतलब सबसे कम तो नहीं आ सकते ना, भावात्मक एकता ही टॉप पे है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट यही गलत है। बाकी स्टेटमेंट सारे सही है कि राष्ट्रीय एकता की एक भौगोलिक सीमा होती है, भावात्मक एकता की नहीं होती। भावात्मक एकता की तो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अनिवार्य है, बिल्कुल है, जबकि भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रीय एकता की अनिवार्यता नहीं है। देखिए जैसे कि आप सेकंड स्टेटमेंट में बता दिया गया है। थर्ड जो डी है, ऑप्शन डी है, उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय एकता प्रांतीयता की भावना मजबूत करती है। बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता प्रांतीयता की भावना मजबूत करती है, जबकि भावात्मक एकता सीमावाद को कम करती है। ठीक है, हाँ, जबकि भावात्मक एकता जो है वो सीमावाद को कम करती है। भावात्मक एकता जो है वो सीमावाद को कम करती है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, आई थिंक ये क्वेश्चन सही गलत है, हालांकि ये तो गलत है। ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ पे हमको ये भी, क्योंकि भावात्मक एकता अगर गलत होगी तो सीमावाद को कम करती है। तो क्योंकि अब कोई अगर हमारा वो ले लिया है बॉर्डर पे, अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उस भावात्मक एकता फिर सीमावाद को कम कहाँ से करी। चलिए, अब इन्होंने आंसर कहा यहाँ पे, देखो ये लाइन यहाँ पे शायद आई थिंक ये समझाना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता प्रांतीय एकता को मजबूत करती है, तो चलो ठीक है। जबकि भावात्मक एकता मतलब इमोशनल जो यूनिटी है वो सीमावाद, मतलब सीमावाद की जो लड़ाई होती है को कम करती है। हाँ, तो बिल्कुल भावात्मक एकता जो है, जब आप एक इमोशनल रूप से मतलब वो हो जाते हो, क्या बोलते हैं, यूनिटी, आपकी इमोशनल यूनिटी होती है, तो सीमावाद कम करती है कि मतलब आप इस स्टेट के हो या इस स्टेट के हो या जहाँ रहते हो वहाँ रहते हो। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मतलब सीमावाद को कम करती है। मतलब जो देश में ही अगर भावात्मक एकता है तो वहाँ पे सीमावाद को कम करेगी। सिंपल सी बात है, भावात्मक एकता मतलब अगर वही कह रहे हैं ना, आपको भी मैंने समझाया कि अगर बॉर्डर पे एक जवान शहीद होता है तो वहाँ पे भावात्मक अगर एकता, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई वो यूपी के हैं और हम जम्मू के हैं तो हम ज़्यादा करेंगे, यूपी वाले कम करेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। अगर भावात्मक एकता बराबर है तो सिंपल सी बात है, सीमावाद खत्म है, मतलब कोई नहीं है। कहता है ना कि प्यार जो है वो रोक नहीं सकता है, चाहे कितनी भी तुम बॉर्डर लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे वही समझाना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम विकास का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। पाठ्यक्रम विकास का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा वो व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता जो है राइट आंसर है। फिर 23 है, पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है। पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ जो है एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है। यह कथन संबंधित है किससे?
अगर आप पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हैं तो आप एक संस्था में परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। 23 का जो राइट आंसर क्या है, हिल्डा टाबा से, मतलब इन्होंने ये कहा है किससे संबंधित है, हिल्डा टाबा से संबंध मतलब संबंधित है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा जो है वो कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो 24 का राइट आंसर क्या है, गुड का। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई अभिप्रेरणा जो है वो कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है और लास्ट है, हमारे चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएंगे और अगला जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस पूरे MCQs को जो सारे में जो चैप्टर्स बचे हैं वो हम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो किस विचारधारा में धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किया गया है, किस विचारधारा में धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किया गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम में धार्मिक विचारधारा, जो धार्मिक चीज़ें आ रही हैं कि विशेष धर्म से संबंधित है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं लिखना चाहिए, तो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो किस विचारधारा में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकृतिवादी में। ठीक है, प्रकृतिवादी जो विचारधारा है वो धार्मिक विषयों का विरोध करती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से देखिए। ठीक है, अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा आधा देख लीजिए, बाद में देख लीजिए। बाकी जो मैं ब्रेक लेता हूँ, आप चाहो तो उस टाइम ब्रेक लेकर के अपना आराम से 1-2 मिनट इधर उधर टहले, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के ध्यान रखिए और आपने अपना सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़ते रहिए। ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप लोग अपना सब्जेक्टिव पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।